हेलो एवरीवन। आज करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर। प्रॉपर्टीज़ पर आने से पहले एक बार थोड़ा सा एक बैकग्राउंड तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पता है कि बॉडी में बहुत टाइप्स के सेल्स हैं, ठीक है। दे कैन बी स्किन सेल, और यू कैन से एपिथेलियल सेल, और दे कुड बी बोन सेल्स और ऑस्टियोसाइट्स, मसल सेल, blood cells, various type of blood cells, तुम्हें पता RBC है, WBC है. Then you have neurons, मैं just एक एग्जाम्पल, और नर्व सेल, नेफ्रॉन्स जो किडनी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और इस तरह से मसल हो गया। सो इस तरह से यूल फाइंड बॉडी में अलग अलग तरह के बहुत टाइप के सेल्स होते हैं। पर इनका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि जितने भी सेल्स हैं, इफ़ यू सी कि अगर हम सपोज ये सेल है, ठीक है। अब ये सेल जो है, दिस सेल के चारों तरफ क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। और ये जो है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो अब जो ये क्या है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट। यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट है बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन, ठीक है। इस मेम्ब्रेन में इफ़ यू सी देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसकी परमिएबिलिटी है, जो भी कैरेक्टर है, जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस है वो साइटोप्लाज्म में वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। कैसे, इन जनरल क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, it has got it is positively charged outside in normal conditions, ठीक है। यानी कि concentration of positive ions बाहर जो है वो ज़्यादा है, and concentration of positive ion अंदर जो है कम है, और यू कैन से concentration of negative ions जो है वो अंदर है। इसीलिए जो membrane है अंदर की तरफ से क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। आगे समझ में, ये इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, मेम्ब्रेन जो है पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड होगी ना, बाहर से पॉजिटिव है और अंदर से नेगेटिव है, ठीक है। और इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, अगर हम माइक्रो इलेक्ट्रोड लगाएं, एक माइक्रो इलेक्ट्रोड जैसे हम यदि यहाँ लगा देते हैं और एक माइक्रो इलेक्ट्रोड यहाँ लगा देते हैं, और दोनों को वायर से हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लेते हैं, तो ये जो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आता है अराउंड -60 MV, ठीक है। या इसका मतलब क्या है, -60 MV का मतलब क्या है कि जो सेल है वो अंदर से नेगेटिवली चार्ज है, कितने लेवल का, -60 MV एज कंपेयर टू आउटसाइड, करेक्ट। नाउ ये इसे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम दे दिया इन नॉर्मली इन ऑल द सेल्स, करेक्ट। अब क्या होता है कि देखो, जो जो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स को ऑफ सेल्स बताए, बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको यही है ना, कि बीच में एक न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ अंदर जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, राइट, गोल्गी एपरेटस है यहाँ इस तरह से। तो यानी कि बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर जो है बेसिकली सभी सेल्स का सेम है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ सेल्स हैं जैसे कि सेंसरी सेल्स या मसल सेल्स या फिर यू कैन से न्यूरॉन्स। इन सेल्स में क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये जो है कांस्टेंट नहीं होता, ये जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह के सेल्स को क्या बोलते हैं, इन जो तीनों टाइप के ऑफ सेल्स जिसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता रहता है, इसको बोलते हैं एक्साइटेबल सेल्स,
ठीक है। इसीलिए एक्साइटेबल सेल्स यानी कि जब ये सेल्स जो है कुछ एक्साइटेड नहीं होते या नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं तो उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि एट रेस्ट जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उनको एक्साइटेबल सेल्स में हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। और ये जो है कितना है, अराउंड -60 MV सभी सेल्स में। बट इसके अलावा अगर आप देखो, इसके अलावा और भी सेल्स है ना, स्किन सेल है, जैसे ब्लड सेल्स है या नेफ्रॉन्स है, दूसरे टाइप ऑफ सेल्स है, बॉडी में अलग अलग बहुत सारे सेल्स है, उनका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो जो है परमानेंट है, वो जो है चेंज नहीं होता। इसीलिए इफ़ यू सी इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है। नाउ अगर हम देखा जाए तो ये जो सेल्स हैं जो कि एक्साइटेबल सेल्स है, जिनमें हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक नाम दे दिया है रेस्टिंग पोटेंशियल। इफ़ यू सी कि ये क्यों मतलब ये सेल्स जो हैं, व्हाई वी कॉल देम एज एक्साइटेबल सेल्स। हमने इनको एक्साइटेबल सेल्स क्यों बोला है, क्योंकि इनका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और यू कैन से जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, वो चेंज हो जाता है। कब चेंज होता है, जब इन सेल्स को क्या दिया जाए, स्टिमुलस दिया जाए। ठीक है। ये स्टिमुलस जो है क्या हो सकता है, दिस कुड बी मैकेनिकल स्टिमुलस, दिस कुड बी केमिकल स्टिमुलस, और दिस कुड बी एनी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। ठीक है। यानी कि सपोज इमेजिन करो कि ये एक मेम्ब्रेन का पार्ट है, और ये मेम्ब्रेन बाहर से तो जो है पॉजिटिवली चार्ज अभी हमने देखा था, और अंदर से जो है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। सपोज इस पर्टिकुलर पोर्शन पर एक स्टिमुलस दिया जाता है, से कोई केमिकल स्टिमुलस दिया जाता है। तो जैसे ही केमिकल स्टिमुलस दिया जाएगा तो क्या होगा, ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि जैसे अभी तो क्या है, सपोज 60 MV है। ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो पहले तो ये -60 MV है, फिर जो है ये क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज टू से -50 MV। धीरे धीरे ये जो है फिर ये +10 MV आ जाएगा, और धीरे धीरे जो है ये 40 तक राइज कर जाता है, बिकॉज ऑफ द केमिकल स्टिमुलस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो यानी कि अब जो मेम्ब्रेन थी जो पोलराइज्ड थी, अभी तक हमने कहा था ये मेम्ब्रेन जो है पोलराइज्ड है, बट अब क्या हुआ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब एज अ रिजल्ट क्या हो गया कि अंदर जो है 40 MV, यानी कि अब क्या होगा कि अंदर जो है सब जो है मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और बाहर की तरफ से जो है मेम्ब्रेन जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है, चेंज इन पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है ना, चेंज इन पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, एंड सच मेम्ब्रेन इज नोन एज डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। इस तरह की मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। डीपोलराइज्ड क्यों, क्योंकि पहले पोलराइज थी तो बाहर जो है पॉजिटिव था, और अंदर जो है वो बाहर नेगेटिव था, और अंदर पॉजिटिव चार्ज थी। अब क्या हुआ कि अब ये पोलराइजेशन चेंज हो गया, डी हो गया, यानी कि ये पोलराइजेशन जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है ना। अब क्या हो गया, बाहर की तरफ से तो ये जो है पॉजिटिवली चार्ज होगी मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ से ये जो मेम्ब्रेन है क्या होगी, ये मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। इसीलिए अब इसको क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। राइट। अब क्या होता है कि अभी हमने स्टिमुलस तो केवल इस एरिया में दिया है ना, ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में बाहर जो है नेगेटिवली मेम्ब्रेन चार्ज है, अंदर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज है। रेस्ट ऑफ द एरिया में क्या है, एज यूजुअल जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज और अंदर से नेगेटिवली चार्ज। पर ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है ना, अभी मैंने बताया डीपोलराइजेशन क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस जो है अब उनकी कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, नेगेटिव आयंस की बाहर। तो ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, अब ये पूरी मेम्ब्रेन में इस एरिया से शुरू होगी, और ये पूरे जो है अलोंग द लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन जो है ये वेव जो है स्प्रेड करेगी।
ठीक है ना। तो ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, व्हेन इट मूव्स डाउन अलोंग द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स। देखो मैं एक चीज़ तुम्हें समझाती हूँ। जैसे ये है ये न्यूक्लियस है, ये साइटॉन है न्यूरॉन का, ठीक है ना, और ये जो है एक्सॉन है, ठीक है, और ये जो डेंड्राइट्स है साइटॉन के। सपोज ये जो है एक कोई स्टिमुलस दिया जाता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पे या यहाँ पर, तो क्या होगा कि यानी कि यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुआ, और वो डीपोलराइजेशन वेव जो है वो, क्योंकि ये एफरेंट है ना, यानी कि दे रिसीव, ये कहाँ स्प्रेड होगी, ये जो है पहले यहाँ स्प्रेड होगी, यहाँ स्प्रेड होते होते एक्सॉन के थ्रू ये इट विल, क्योंकि इट विल ट्रैवर्स और ट्रैवल अ पर्टिकुलर डिस्टेंस टू कंडक्ट the nerve impulse from this area to this area, right? तो ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, मतलब वो स्टिमुलस यहाँ भी हो सकता है, वो इट कुड बी हेयर ओनली, बट ये ट्रैवल करेगी अवे फ्रॉम द न्यूरॉन एंड दिस इज नोन एज नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो सो ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर हम देखा जाए कि चाहे नर्व इम्पल्स हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, ये हमें ना 200 साल पहले के करीबन 200 साल पहले ही पता चल गया था कि जो नर्व इम्पल्स है एक तरह से ये भी इलेक्ट्रिक फिनोमेना जो है वेर इन द यू कैन से द करंट और यू कैन से द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। फिनोमेना, इलेक्ट्रिक फिनोमेना ही यूज़ होता है नर्व इम्पल्स में, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट में होता है, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एक तो नर्व इम्पल्स में जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है या स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स है वो स्लो है, ठीक है, कितनी होगी, 1 से 300 मीटर ट्रैवल कर लेगी पर सेकेंड में, जबकि इलेक्ट्रिक करंट में अगर देखो जो जाए तो 2,97,600 किलोमीटर तय करता है इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड में। अब आप सोचो इलेक्ट्रिक करंट कितने ईजिली कितने क्विकली ट्रैवल करता है, 2,97,600 किलोमीटर इन 1 सेकेंड। दूसरा ये कि नर्व इम्पल्स तो लिविंग सेल्स में होते हैं ना, ये जो सेल्स मैंने सेंसरी सेल्स है, मसल सेल है या न्यूरॉन्स है, ये लिविंग सेल्स हैं। तो नर्व इम्पल्स इज सीन वेयर इट अकर्स इन लिविंग सेल, जबकि इलेक्ट्रिक करंट देखा जाए वायर्स में होता है, तो दे आर डेड सेल्स, दे आर नॉट लिविंग सेल्स, राइट। डेड सेल्स और यू कैन से वायर्स के थ्रू कंडक्ट करता है, ठीक है। तीसरा ये है, इफ़ यू सी कि ये जो है नर्व इम्पल्स इज अ फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है ना, जो है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो हैं वो पोलैरिटी चेंज करते रहते हैं और नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है। जबकि बेस इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज़ बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट आयंस, इट इज़ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है नर्व इम्पल्स और इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस है, बट फिनोमेना जो है वो सेम ही है, दैट इज़ जो अप्लाई होता है नर्व इम्पल्स में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फिनोमेना। ओके, अब करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एक्साइटेबिलिटी। तुम्हें पता है कि हमने बताया था कि जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे सेल्स हैं, एक्साइटेबल सेल्स हैं, राइट। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब क्या है कि इन सेल्स को यदि एक स्टिमुलस दिया जाए, राइट, एक स्टिमुलस जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ का है वो स्टिमुलस दिया जाए तो ये सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने का मतलब क्या है कि दीज सेल्स दे प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, राइट। और ये स्टिमुलस जो है कुछ भी हो सकता है, दिस स्टिमुलस कुड बी एनी मैकेनिकल स्टिमुलस, इट कुड बी इलेक्ट्रिकल, इट कुड बी फिजिकल, और फिजिकल यानी कि जैसे हीट है, कोल्ड है या प्रेशर है, राइट, और इट कुड बी एनी केमिकल स्टिमुलस, करेक्ट।
So first property is excitability. Second property, if you see, is threshold stimulus. थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब क्या है, एक बार मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ ये कोई मतलब नदी है या छोटी सी कोई कैनाल है, यूँ लगा लो नहर टाइप है. अब अगर इसको पार करना है यहाँ तक, तो एक मिनिमम यू कैन से स्ट्रेंथ तो चाहिए ना इसको पार करने के लिए. कि अगर आप सोचो, अगर आप बहुत कम स्ट्रेंथ है तो हो सकता है आप किनारे पे ही खड़े रहो. अगर आप थोड़े सा और बड़ा हो गए तो नदी में गिर जाओगे ना, ठीक है ना. तो अगर इसको क्रॉस करना है तो क्रॉस करने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी तो चाहिए, ताकि आप जो है पानी में गिरे ना, सीधा इस किनारे से उस किनारे तक जंप कर जाओ, राइट. सेम वे इसी तरह जो ये न्यूरॉन है या डेंड्राइट है, या इसको अगर हमें एक्साइट करना है, या इसका जो यू कैन से कि स्टिमुलस देना है जिससे कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, तो वो एक मिनिमम लेवल का की इंटेंसिटी का तो हो, एक मिनिमम स्ट्रेंथ तो हो. इस मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस जो कि रिस्पॉन्स इवोक करता है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. आगे समझ में, राइट. तो ये जो मिनिमम यू कैन से स्ट्रेंथ का जो स्टिमुलस है जो कि रिस्पॉन्स इवोक करता है, दैट इज़ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. ठीक है. यानी कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना हो, यानी कि अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV हो, तो वो राइज करके जो है -60 MV हो जाए. तो ऐसा स्टिमुलस जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 मिलीवोल्ट से -60 MV तक रेज कर जाए, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. बिकॉज इतना चेंज जो है स्टिमुलस में काफ़ी है एक्शन पोटेंशियल के लिए या डीपोलराइजेशन के लिए. और एक बार एक्शन पोटेंशियल शुरू हो गया, आगे वो फर्दर अपने आप ही पूरे नर्व फाइबर पर प्रोपोगेट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज, आई चेंज द कलर, ऑल और नन प्रिंसिपल. ऑल और नन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि सपोज़ ये एक एरिया है जो कि क्रॉस करना है विथ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, राइट. तो अगर आप उसके बाद बहुत ज़्यादा भी एनर्जी लगाते हो, तो आप यहाँ से क्या करोगे, थोड़ा और दूर गिरोगे, यही होगा ना. बट आपका काम तो केवल क्या है, इसको क्रॉस करने का. ठीक है ना. यानी कि अगर आप थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज़्यादा अगर या मिनिमम लेवल से ज़्यादा भी अगर आप एनर्जी लगा रहे हो, तो भी जो वर्क डन है वो इतना ही रहेगा ना. ठीक है ना. यानी कि जो स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ है, सेम वे इसी तरह नर्व फाइबर में भी आप स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को चाहे कितना भी इंक्रीज़ कर लो, उससे जो है एक्शन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आने वाला, या एक्शन पोटेंशियल की कोई स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने नहीं वाली. या तो देर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल और देर विल बी एक्शन पोटेंशियल. करेक्ट. तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल. करेक्ट. नाउ वी कम टू थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज रेस्ट पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल अक्रॉस अ नर्व फाइबर. अब क्या होता है, जो न्यूरॉन है वो एक तरह से ना, यू कैन इमेजिन कि ये एक ना पाइप है जैसे, और ये पाइप जो है वेयर इट इज़ डिप्ड, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिप कर रखा है. इस तरह की पोजीशन होती है न्यूरॉन की, यानी कि चारों तरफ जो है बॉडी फ्लूइड होता है ना. तो अब क्या होता है, अगर हम देखें तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और क्लोराइड की भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है ना. इसी तरह ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसके अंदर जो है पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. इसके अलावा ऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हैं, उन पर ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप, वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं.
तो ये पोजीशन होती है, यानी कि सोडियम जो है बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है। क्लोराइड आयंस का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल है नहीं मेम्ब्रेन पोटेंशियल में या रेस्टिंग पोटेंशियल में। अब आप अगर हम कंसंट्रेशन देखें ना, तो सोडियम जो है अराउंड 10 टाइम्स इसी कंसंट्रेशन पोटेशियम से ज़्यादा है। क्लोराइड की भी 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि पोटेशियम जो है अराउंड 40 टाइम्स की कंसंट्रेशन अंदर जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब क्या होता है कि अब आप इमेजिन करो कि तुम्हें पता है ना कि डिफ्यूजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आयंस मूव करते हैं, तो पोटेशियम आयंस की टेंडेंसी होती है टू मूव आउट एंड सोडियम आयंस की टेंडेंसी होती है टू मूव इन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी है ना। तो पर अब क्या है कि ये जो मूवमेंट ऑफ आयंस है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है? ये है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। सेलेक्टिवली परमिएबल है तो इट इज़ परमिएबल, तो दैट मीन्स ये पिक एंड चूज करती है। इट इज़ नॉट परमिएबल टू ऑल द आयंस, इट इज़ परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। यानी कि इट इज़, अगर हम देखें तो ये 20 टाइम्स जो है पोटेशियम आयंस के लिए ज़्यादा परमिएबल है एज कंपेयर टू सोडियम आयंस। ठीक है। अब क्या होगा कि मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देती। अंदर जो है पोटेशियम है, बाहर जो है सोडियम आयंस है। ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है इट इज़ मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयंस जो है पैसिवली डिफ्यूज़ कर जाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है ना। वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो अब क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, आउटसाइड विल बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जबकि जो इनसाइड है न्यूरॉन का, यहाँ पर जो है जो ऑर्गेनिक आयंस है ये भी बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो दो रीजंस है, एक तो ऑर्गेनिक आयंस की वजह से नेगेटिविटी है, दूसरा पोटेशियम जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। मैंने बताया ना, दो रीज़न है, एक मिनट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के। एक रीज़न तो ये पोटेशियम आयंस मूविंग आउट, दूसरा जो ये जो हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल आयंस है ये भी दे कैन नॉट मूव आउट, दे रिमेन ओनली इन द यू कैन से साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। ठीक है। अब इस कंडीशन में तो क्या होगा कि आउटसाइड इट विल बी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इनसाइड विल बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट न्यूरॉन को तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो मेंटेन करना है अराउंड -70 MV। अगर -70 MV मेंटेन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इसका जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन न्यूरॉन का, वो नहीं हो पाएगा। राइट। तो अब ये -70 MV रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करने कैसे किया जाता है? इसके हिसाब से अगर देखा जाए, हाईली जो है इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा कि क्या पता ये -70 से काफ़ी 100 -100 -120 तक पहुँच जाएगा। राइट। अगर हम इसका आउटफ्लो जो है पोटेशियम का चेक नहीं किया। ऐसा नहीं कि सोडियम अंदर आ नहीं रहा, सोडियम भी अंदर डिफ्यूज़ कर रहा है, बट बहुत कम। अभी बताया ना कि 20 टाइम्स परमेबिलिटी पोटेशियम की ज़्यादा है। राइट। तो यानी कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, और सोडियम आयंस बहुत फास्ट रेट से इतनी फास्ट रेट से अंदर नहीं आ पाते एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। अगर मैंने पहले सोडियम बोला तो वो गलत है, यानी कि परमिएबिलिटी पोटेशियम की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमॉस्फेयर हो जाएगा ना साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन का। तो इसको काउंटरैक्ट कौन करता है? इसको कौन एक तरह से कंट्रोल करता है? यानी कि -70 MV मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में देयर इज़ अ यू कैन से पंप नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो पंप है ये एक एक्टिव पंप है जो कि ATP की हेल्प से, एक एंजाइम है सोडियम पोटेशियम ATPase, ये जो है पंप क्या करेगा, कंटिन्यूसली सोडियम को बाहर थ्रो कर देगा और पोटेशियम को अंदर की तरफ पंप करता है, इसलिए इसको सोडियम पंप बोलते हैं। ताकि जो है जो -70 MV जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहे। राइट। सो दिस इज़ हाउ, देखो कोई भी आप नर्व कंडक्शन या कोई इस तरह का कोई भी चीज़ होती है, पहले तो
जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो तो मेंटेन करना पड़ेगा। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो कौन मेंटेन करता है? वो मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है ना। अब आप देखो कि ये जो है -70 MV कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोकेमिकल ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन मेंटेन कर रहा है? इट इज़ होली सोली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन अगर जो ज़्यादा इनकी अमाउंट जो है बाहर जाएगा तो बाहर क्या हो जाएगा? हाईली पॉजिटिव हो जाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। ठीक है ना। तो इफ़ यू सी अगर हम देखें तो पोटेशियम आयन का जो मूवमेंट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ इन न्यूरॉन्स। ये क्या होता है कि अब आप ये इमेजिन करो कि ये जो है एक्सॉन है, ठीक है ना, जो कि बाहर जो है इफ़ यू सी इट इज़ थ्रू आउट द लेंथ पॉजिटिवली चार्ज और अंदर जो है इफ़ यू सी इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। तो सपोज इस पर्टिकुलर एरिया में स्टिमुलस दिया, कोई भी स्टिमुलस, ठीक है ना। तो जैसे ही न्यूरॉन के इस एरिया में स्टिमुलस दिया तो क्या होगा कि जो रेस्ट पोटेंशियल या जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल कन्वर्ट इनटू एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जो है अभी तक ये एरिया क्या पोलराइज्ड है ना, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब क्या हो जाएगा? वो डीपोलराइज्ड हो जाएगा। डीपोलराइज्ड का मतलब क्या है कि नाउ इफ़ यू सी द दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर स्टिमुलस दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? इट विल बी नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है ना। यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो गया। ठीक है। अब क्या है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये धीरे धीरे करके पहले इस एरिया में जनरेट हुआ, इट विल स्प्रेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। एक तुम्हें पता है ना वो इफरेंट है नेचर में, यानी कि इट विल मूव इन वन डायरेक्शन इन स्मॉल पार्ट्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कि जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्प्रेड करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल टिल द एंड, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। यानी कि पहले ये एरिया डीपोलराइज हुआ, फिर बाद में ये यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होएगा, यहाँ पे नेगेटिवली, इसके बाद ये पर्टिकुलर एरिया नेगेटिवली चार्ज, अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी कि जो वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो ऑटोमेटिकली सेल्फ प्रोपोगेटिंग है। यानी कि सेल्फ प्रोपोगेटिंग का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो है कंडक्ट करेगी फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ऐसा नहीं कि हर पार्ट को बार बार स्टिमुलस देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब जो वेलोसिटी है, स्पीड है किसकी? वेलोसिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ नर्व इम्पल्स, वो डिपेंड करती है न्यूरॉन के डायमीटर पर। ठीक है ना। और डायमीटर इन सेंस अगर ज़्यादा डायमीटर होगा तो नर्वस कंडक्शन की वेलोसिटी जो है वो कम होगी। नेचर ऑफ न्यूरॉन पर, नेचर यानी कि मेड्यूलेटेड है या नॉन मेड्यूलेटेड है। ठीक है ना। मेड्यूलेटेड में ज़्यादा फास्ट नर्वस कंडक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेड्यूलेटेड। दूसरा लेंथ, जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना टाइम लगेगा कंडक्शन में। टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो उनमें ज़्यादा फास्ट कंडक्ट होता है और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें जो है नर्वस कंडक्शन कंपैरेटिवली स्लोअर होता है। ठीक है। एक और जो ये जो कंडक्शन है ये कैसा है? नॉन डेक्रीमेंटल। नॉन डेक्रीमेंटल कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज इस एम्पलीट्यूड का
एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो थ्रू आउट लेंथ जो है इसी एम्पलीट्यूड का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा हर जगह पर। यानी कि जो कंडक्टिविटी है वो विदाउट एनी चेंज इन एम्पलीट्यूड होगी, यानी कि सेम एम्पलीट्यूड की ही एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट होगा, पास ऑन होगा, कंडक्ट होगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब मैं समझाती हूँ तुम्हें। क्या होता है कि जैसे सपोज ये पार्ट है न्यूरॉन का, ठीक है। अब इस न्यूरॉन का जो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ठीक है ना। तो पर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाती है ना, इसलिए हम एक्शन पोटेंशियल को डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं ना। तो डीपोलराइजेशन में क्या होगा, आउटसाइड विल बिकम नेगेटिव एंड इनसाइड विल बिकम पॉजिटिव, ये होगा ना। यानी कि अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो है नेक्स्ट जो स्टिमुलस आएगा, क्योंकि पहले स्टिमुलस से तो क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ प्रोपोगेट करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि नेक्स्ट स्टिमुलस जो है इस पर्टिकुलर एरिया को तभी एक्साइट कर पाएगा, या तभी उसमें एक्शन पोटेंशियल ला पाएगा ना, जब ये एक्शन पोटेंशियल फिर से अपने पुराने वाली पोजीशन यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाएगा, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल पर आने का मतलब क्या है कि आउटसाइड विल बिकम अगेन पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड, ये होगा ना। तो ये जो फेज है, कौन सा फेज, ये जो रेस्टिंग, ये जो बीच वाला फेज है, जब एक्शन पोटेंशियल के बाद फिर से मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल पर आती है, उस बीच वाले रेस्टिंग फेज को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। राइट, इसको आप रिकवरी पीरियड भी बोल सकते हैं ना। यानी कि अब ये पुराने वाले अपने पोजीशन पर रिकवर कर रहा है, तो ये जो टाइम लगता है उसको रिकवर करने में, दैट पीरियड इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। अगर आप उसको डिफाइन करें तो क्या बोलोगे, द पीरियड ऑफ रिकवरी ऑफ नर्व फाइबर इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड, करेक्ट। अब ये कैसे होता है वो हम बाद में लेंगे, इसके पीछे भी बहुत फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। अब क्या होता है कि ये अब सपोज रिफ्रैक्टरी पीरियड में जस्ट जो है जो न्यूरॉन है इट हैज़ जस्ट एंटर्ड, ठीक है ना। अब तो सपोज आप इमेजिन करो कि ये एक फेज़ है जिसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। हम यानी कि यू कैन से कि ये जो है जो पीरियड है ये किसका है, ये एक्शन पोटेंशियल का पीरियड है। और एक्शन पोटेंशियल के बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, जिससे कि फिर से जो है न्यूरॉन जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, यही है ना, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का जो शुरुआत वाला फेज़ है ना, अगर इस फेज़ में प्रीवियस स्टिमुलस से ज़्यादा स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दिया जाए, हाई स्ट्रेंथ का जो प्रीवियस स्टिमुलस है उससे ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दिया जाए, देन ड्यूरिंग दिस पीरियड इट कैन अंडरगो एक्शन पोटेंशियल। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का वो फेज जिसमें हाई स्ट्रेंथ का स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी कि आप ये कह सकते हो कि द पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टरी पीरियड which is able to give response to a stimulus of higher strength and produces action potential is known as relative refractory period, correct। अब जो है एक ऐसा फेज आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड में जिसमें कि स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ है चाहे वो कितनी भी हो, वो रिस्पॉन्ड नर्व फाइबर जो उसमें उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इस पीरियड को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड।
ठीक है ना। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, इट इज़ दैट पीरियड विच इज़ नॉट एबल टू गिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस ऑफ एनी स्ट्रेंथ। यूजुअली ये जो पीरियड अगर देखा जाए तो ये 0.4 सेकेंड का होता है, राइट। वो इतना इतना मतलब बहुत माइन्यूट फेज है, 0.4 सेकेंड का होता है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज समेशन। नर्व फाइबर में समेशन किसे कहते हैं मैं अभी आपको समझाती हूँ कि सपोज ये नर्व फाइबर है और तुम्हें पता है कि थ्रेशोल्ड लेवल से, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से अगर कम लेवल का स्टिमुलस की स्ट्रेंथ है तो वो नर्व फाइबर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि बिलो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का देयर विल बी नो रिस्पॉन्स इन नॉर्मल कंडीशन। बट आप सोचो कि एक थ्रेशोल्ड लेवल से कम लेवल का स्टिमुलस जो है कंटिन्यूसली मैनी अ टाइम्स अगर दिया जाए तो क्या होता है कि ये सारे स्मॉल स्टिमुलस जो है मिलकर जो है क्या बनाएंगे, ये सम अप कर जाते हैं, इकट्ठा होकर इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्टिमुलस की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है और वो रिस्पॉन्स इवोक करते हैं, ठीक है। यानी कि सेम स्टिमुलस रिपीटेडली अप्लाई किया जाए सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स, या तो इनिशियली या इवन विद इन रिकवरी पीरियड या रिफ्रैक्टरी पीरियड में भी अप्लाई किया जाए तो स्टिमुलेशन अक्कर होता है बाय समेशन, correct. Now this is all for today in properties of nerve fiber. Thank you very much.